नमस्कार, मैं देवेंद्र पटेल और आप देख रहे हैं सत्य कथा स्टोरीज। कभी कभी एक फोन कॉल, एक मीठा वादा और नौकरी का एक सपना किसी की पूरी जिंदगी को अंधेरे में धकेल देता है। मंदिर की सीढ़ियों से शुरू हुआ भरोसे का सफर कैसे बदल गया कैद, शोषण और सौदेबाजी की उस दुनिया में जहां लड़की को नई चिड़िया कहकर बुलाया जाता था। रतलाम के एक शांत दिखने वाले मकान के भीतर चल रहा था एक ऐसा जाल जिसमें नौकरी का लालच देकर युवतियों को फंसाया जाता था, देह व्यापार में धकेला जाता था, कॉलेज के युवाओं को कमरे के बहाने बुलाया जाता था और फिर गुप्त कैमरों के जरिए शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का खतरनाक खेल, सेक्स टॉर्शन। यह सिर्फ एक घटना नहीं, यह समाज के उस स्याह सच की परत है जो दिखता कम है लेकिन फैलता तेजी से है। कौन है इस जाल के खिलाड़ी, कैसे चलता था नई चिड़िया का कोड और कैसे खुला इस नेटवर्क का राज। आइए शुरू करते हैं आज की सत्य कथा। नई चिड़िया का जाल, नौकरी का सपना, देह व्यापार, कॉलेज गर्ल और सेक्स टॉर्शन का खतरनाक नेटवर्क। नई चिड़िया एक ऐसा कोड वर्ड जिससे ग्राहकों को फोन पर बुलाया जाता था। जनवरी 2026 रतलाम की सड़कों पर धुंध उतर रही थी। अलकापुरी का एक शांत इलाका जहां एक मकान के बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था राम कुटी। नाम सुनकर लगता था जैसे भीतर भजन कीर्तन का धुनी चल रही हो, लेकिन उस घर की दीवारों के पीछे जो चल रहा था वह किसी की भी रूह को कपा देने वाला था। रोजाना इस घर में कभी भी फोन की घंटी बजती थी और एक महिला कहती थी, हाँ, नई चिड़िया आ गई। दूसरी तरफ से दबे स्वर में हंसी गूंजती थी और कहा जाता था, आज ही भेज रहा हूं ग्राहक। यही वो कोड वर्ड था, नई चिड़िया, जिससे मासूम लड़कियों को माल की तरह पेश किया जाता था। दरअसल ये कहानी है सपना की। यह नाम बदला हुआ है, सपना की कहानी है और उस दर्दनाक सफर की जो नौकरी के झूठे वादे से शुरू होकर देह व्यापार, लड़कियों की सप्लाई और आगे चलकर सेक्स टॉर्शन जैसे खतरनाक अपराध तक जा पहुंचा। सपना 21 साल की थी, पश्चिम बंगाल की रहने वाली, माता पिता नहीं थे और कोई सहारा भी नहीं था। दिल्ली के मंदिर में रहती थी, कभी प्रसाद बांटती थी, कभी श्रद्धालुओं के जूते चप्पल उठाती थी, इधर उधर रखती। तो उसे लगता था भगवान ने उसकी सुन ली है। एक दिन सपना राजस्थान के खाटू श्याम दर्शन के लिए पहुंची। वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से होती है। सफेद दाढ़ी, गले में रुद्राक्ष की माला, बातों में अपनापन। बड़े ही प्रेम से वो कहता है, बेटी नौकरी करनी चाहती हो क्या? तो सपना भी जवाब में कहती है कि हाँ बाबा, कोई भी काम मिल जाए। और तभी बुजुर्ग आदमी कहता है, तुम रतलाम जाओ, सविता भाभी नाम की एक महिला है, बहुत भली है, गरीब लड़कियों को काम दिलाती है। सपना की आंखों में उम्मीद चमकी, उसे लगा भगवान ने रास्ता दिखा दिया है। उसने नंबर लिया, फोन किया। दूसरी तरफ से सविता भाभी की मीठी आवाज आई, बेटा चिंता मत करो, आ जाओ, यहां काम है। 7 जनवरी 2026 को दिल्ली से ट्रेन चलती है। सपना अपने सपनों के साथ सवार होती है। उसे नहीं पता था कि यह सफर उसे नौकरी नहीं, नरक तक ले जा रहा है। रतलाम रेलवे स्टेशन, आधी रात, सर्द हवा, प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा। थोड़ी देर बाद एक महिला आई, नाम बताया, सविता भाभी। सपना को लगा अपना कोई मिल गया। वह उसके साथ रामकुटी पहुंची। पीछे के कमरे में सुला दिया गया और कहा कि आराम करो बेटा, कल से काम पर ले चलेंगे। सपना मुस्कुराई, शायद जिंदगी बदलने वाली थी।
अगली सुबह दरवाजा खुला, सविता भाभी अंदर आई। चेहरा बदल चुका था। सुनो बेटा, यहाँ काम थोड़ा अलग है। यहाँ ग्राहक आते हैं, तुम्हें उनके साथ रहना होगा। सपना के होश उड़ गए। सपना कहती है कि मैं ये काम नहीं करूंगी। तभी दरवाजा जोर से खुलता है और एक अशोक नाम का युवक अंदर आता है। यह अशोक सविता भाभी का पति है। उसके हाथ में मोबाइल होता है। मोबाइल में सपना की सोते समय ली गई कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं और कहा जाता है कि अब तेरी मर्जी नहीं चलेगी। सपना रोती है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। उस रात पहला ग्राहक आता है, एक अधेड़ उम्र का आदमी। दरवाजा बंद हुआ और सपना की चीखें दीवारों में दब गई। 4-5 दिन सपना को कमरे में बंद रखा गया, मारपीट की गई, धमकी दी गई और इसी बीच सविता भाभी फोन करती है। नई चिड़िया है, ताजा है। रेट तय था 1000 से 1500 रुपए। घर के 3 कमरों में से 2 में से अलग अलग बेड, कंडोम का ढेर और सविता भाभी के मोबाइल में दर्जनों लड़कियों की अश्लील तस्वीरें। यह सिर्फ देह व्यापार नहीं था, यह एक संगठित नेटवर्क था। रामकुटी में यानी सविता भाभी के घर में कॉलेज की कुछ लड़कियां भी अपने प्रेमी के साथ आती थीं। सविता भाभी उनसे एक घंटे के लिए कमरा देने के अवेज में 500 रुपए लेती थी। लड़कियां कुछ देर तक अपने दोस्त के साथ कमरे में रहती थीं, फिर चली जाती थीं। इतना ही नहीं, कुछ ग्राहक आकर एक किसी खास लड़की की मांग भी करते थे तो वह फोन लगाकर लड़कियों को बाहर से बुलाती थी, जो उस ग्राहक के साथ समय समय पर उनके साथ जाती थी और समय बिताकर वापस आती थी। यह धंधा धीरे धीरे ब्लैकमेलिंग और सेक्स टॉर्शन की जमीन तैयार कर रहा था। जांच में सामने आया कि कई कमरों में छुपे कैमरे लगाए गए थे। जोड़े आते थे, कमरे में समय बिताते थे और अनजाने में रिकॉर्ड हो भी जाते थे। और फिर शुरू होता था असली खेल। आपका वीडियो हमारे पास है, पैसे दो वरना वायरल होगा। कुछ कॉलेज स्टूडेंट से हजारों रुपए वसूले गए। कुछ ने घर वालों से छुपकर उधार लिया। कुछ ने डर के कारण शिकायत नहीं की। यानी यह मकान सिर्फ देह व्यापार का अड्डा नहीं, बल्कि एक सेक्स टॉर्शन रॉकेट का केंद्र बन चुका था। अब आपको बताते हैं कि कैसे इतना बड़ा सेक्स टॉर्शन का यह गिरोह पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ गया। जनवरी की शाम का वक्त था। तभी एक एसआई थे ध्यानवीर सोलंकी। उनको एक खास मुखबिर ने सूचना दी कि टारगेट में नई लड़की के आने की खबर है। यह भी बताया गया कि शायद लड़की को उसकी मर्जी के बिना लाया गया है, इसलिए मकान से अक्सर मारपीट और लड़की के चीखने की आवाजें आती हैं। यहाँ टारगेट से मतलब मेरा यह है कि अलकापुरी इलाके का वह मकान जिसे मकान मालिक ने कहने को अपने घर को रामकुटी नाम दे रखा था, लेकिन इस मकान में ही राक्षसी कामों की खबर पुलिस को लग चुकी थी। पुलिस की नज़र लगातार इस मकान पर बनी थी, इसलिए जब मुखबिर से देह व्यापार के लिए नई लड़की लाए जाने की खबर मिली तो एसआई सोलंकी ने अगले दिन योजना बनाकर थाने के एक युवा आरक्षक पवन को नकली ग्राहक बनाकर इस अड्डे पर भेजा ताकि खुद पुलिस इस गिरोह का जाल बिछाकर खुलासा कर सके। एक टीम लेकर जो है आरक्षक को मकान के अंदर भेजा गया। नकली ग्राहक बनकर, उसका नाम पवन था। पवन ने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से सविता भाभी नाम की एक महिला ने गेट खोला। उसने सवाल किया कि कहिए आपसे को क्या काम है। तो जवाब में पवन कहता है कि देखिए काम थोड़ा ख़ास है, इसलिए अगर आप अंदर बुलाकर बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा।
पवन के ऐसा कहते ही सविता भाभी जो महिला थी जिसने गेट खोला वो समझ गई कि नया ग्राहक आया है। लेकिन ऐसी जगहों पर बिना जान पहचान के सर्विस नहीं दी जाती, इसलिए सविता ने उससे सीधा सवाल किया, किसने भेजा है? जवाब में पवन कहता है जो आरक्षक था कि राहुल भैया ने भेजा है, उन्होंने कहा था कि वहां सविता भाभी मिलेंगी तो मेरा नाम बता देना, काम हो जाएगा। राहुल का नाम सुनते ही सविता ने उसे अंदर बुलाकर सामने पड़े सोफे पर बैठने को इशारा किया, कहा कि अब बोलिए। तो जवाब मिलता है कि बोलना क्या है, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ और कोई पार्टनर हो तो बुला दीजिए। आरक्षक जो पहुंचा था पवन वो ऐसा कहता है। पार्टनर तो जवाब में महिला कहती है कि पार्टनर तो ऐसा है कि तुम सोच भी नहीं सकते, मगर पैसे 2000 लगेंगे। कांस्टेबल पवन कहता है कि मंजूर है, लेकिन क्या मैं पार्टनर की एक झलक देख सकता हूँ? इसी बीच जो है वो महिला रहती है, वो कहती है कि शक्ल क्या देखना, पैसा दो फिर अंदर जाकर सब देखना आसानी से। तो सविता भाभी ने जो है पवन को इस तरह का जवाब दिया। पवन ने भी हंसते हुए कहा कि ओके। वो 2000 रुपये उस महिला को देता है और अंदर कमरे में चला जाता है। अंदर कमरे में बैठी थी 20-22 साल की एक जवान और खूबसूरत युवती। पवन को कमरे में आते देखकर वह डरी और अचानक खड़ी हुई। इससे पवन आसानी से समझ गया कि युवती से जबरन देह व्यापार का ये काम करवाया जा रहा है। सविता भाभी को शक ना हो इसलिए पवन ने अपनी शर्ट के बटन खोलने का नाटक किया और कमरे का दरवाज़ा फिर बंद कर दिया। और जैसे ही दरवाज़ा बंद किया तो उसने जेब में से मोबाइल निकालकर छापा मारने के लिए जो पहले से एक टीम तैयार खड़ी थी उन्हें इशारा किया। और उसके इशारे मिलते ही पुलिस की एक टीम सविता भाभी के मकान में दबिश देती है और सविता और उसके पति अशोक को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से युवती को बरामद कर लिया जाता है। पुलिस ने अशोक और सविता के मकान की तलाशी ली तो वहां बड़ी संख्या में कंडोम के पैकेट के अलावा डस्टबिन में यूज किए हुए कंडोम का ढेर और अन्य आपत्तिजनक सामान मिला। पुलिस ने इस दौरान पति पत्नी के मोबाइल में दर्जनों दूसरी लड़कियों की अर्धनग्न तस्वीरें भी पुलिस को मिली। थाने में पूछताछ के दौरान अशोक और सविता खुद को जो है बेकसूर और सपना को अपना रिश्तेदार बताते रहे, लेकिन जब सपना के बयान हुए तो लड़कियों की दहेज के सौदागर इन पति पत्नी की पूरी कहानी सामने आ गई। इसमें जो है संबंधित जो है बालिका की माननीय न्यायालय के समक्ष में जो है स्टेटमेंट हुए थे। उस स्टेटमेंट के आधार पर उनके द्वारा ये बताया गया है कि ये दंपति दोनों जो हैं ये देह व्यापार इससे बालिका से कराते थे और ये दिल्ली की रहने वाली थी। दिल्ली से इनको प्रलोभन लेकर यहाँ बुलाया गया था और इसी तारतम्य में पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है और आगे बहुत सारे तथ्य जो भी होंगे उस पर जो है इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। सर बालिका फिलहाल अभी काम है और क्या? अभी फिलहाल जैसे उसको वन स्टॉप सेंटर के बाद जो है पूरा उसके क्षेत्र है पारिवारिक क्षेत्र वहाँ उसको भेज दिया गया है। बालिका का क्या कहाँ रहती है मूल रूप से? जैसे मैंने बताया कि मूल रूप से पश्चिम बंगाल और दिल्ली की रहने वाली है और चूंकि जैसे मैंने बताया कि प्रकरण इन्वेस्टिगेशन में है तो वी विल सी ऑल द थिंग। जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाता हूँ, क्या गलती थी उस लड़की की कि उसने नौकरी का सपना देखा या कि उसने मंदिर में मिले एक अजनबी पर भरोसा कर लिया? रतलाम के उस घर में सिर्फ जिस्म का सौदा नहीं हो रहा था, वहां बेची जा रही थी मजबूरी, कैद किया जा रहा था भरोसा और मोबाइल के कैमरों में जमा किया जा रहा था डर, जिसे बाद में सेक्स टॉर्शन के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। आज वो लड़की सुरक्षित है, लेकिन सोचिए कितनी नई चिड़िया अभी भी किसी फोन कॉल का इंतजार कर रही होंगी, किसी दरवाजे के खुलने का, किसी मदद के पहुंचने का। याद रखिए, ऐसे गिरोह तभी खत्म होंगे जब हम चुप रहना छोड़ देंगे। अगर आपके आसपास कुछ गलत दिखे तो नजरें मत फेरिए, आवाज उठाइए, क्योंकि कभी कभी आपकी एक सूचना किसी की पूरी जिंदगी बचा सकती है। मैं हूं देवेंद्र पटेल, आप देख रहे हैं सत्य कथा स्टोरीज।
फिर मिलेंगे एक और सच के साथ जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। नमस्कार।